हेलो स्टूडेंट, जेई 2025 एडवांस का पेपर आ चुका है। हम लोगों ने सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है। आप लोगों के लिए हम अभी जो है सॉल्यूशन लाइव लेके आ रहे हैं और उम्मीद है आप लोगों का पेपर अच्छा रहा होगा और आपके क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो ज़्यादातर सही रहे होंगे। सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है और इसको नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये कह रहे हैं ड्यूरिंग द सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, क्या फार्मूला है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का? Na2Fe का होल 5NO। ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है जो कि कलरलेस है। इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे अपन। किसके एक्वस सॉल्यूशन में? सल्फाइड के। तो यहाँ पर एक नया कॉम्प्लेक्स बनेगा Na4FeCN का होल 5NOS। तो यहाँ पर एक नया लिगेंड बन गया। कैसे बना है? सल्फाइड आयन डाला अपन ने किस में? NO+ में, और ये NOS- एक नया लिगेंड बन गया और इसके बनने के कारण कलर चेंज हो जाएगा। ये जो कलर है इसका, ये पर्पल कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। इंटर हैलोजन कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस है, एनसीईआरटी में दे रखा है। आप जो हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो इंटर हैलोजन कंपाउंड का जो मोर नेगेटिव एलिमेंट है वो हाइड्रोजन हैलाइड बनाएगा और जो लेस नेगेटिव है वो ऑक्सी एसिड बना लेगा। मोर नेगेटिव हाइड्रोजन हैलाइड बनाएगा, लेस नेगेटिव ऑक्सी एसिड बनाएगा। यहाँ मोर नेगेटिव Cl- है, इसका H+ के साथ क्या बना लेगा? HCl, और ये क्या बन जाएगा? HOI। इसका आयनाइजेशन होगा तो कौन सा आयन मिलेगा? IO-। सेकेंड है आपका क्या? ClF3। इसको वाटर में डालोगे तो ये जो फ्लोराइड आयन है वो तो H+ आयन के साथ बना लेंगे क्या? HF। और ये जो Cl+ है वो क्या बना लेगा? HClO2। इसको वाटर में डालोगे मिल जाएगा क्या? ClO2-। थर्ड कॉम्प्लेक्स है, इंटर हैलोजन है आपका BrF5। BrF5 को वाटर में डालेंगे, मोर नेगेटिव जो हैलोजन है F- वो H+ के साथ बना लेगा क्या? HF। और जो लेस नेगेटिव है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो बना लेगा क्या? ऑक्सी एसिड HbRO3। वाटर में डालोगे क्या मिल जाएगा? BrO3- आयन। आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3। मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स है PQRS जो आपको फॉलोइंग रिएक्शन के द्वारा बन रहा है। ये मेजर प्रोडक्ट्स है और इसमें पूछा क्या है, जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उसमें हमें अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स का नंबर देना है। किसमें मैक्सिमम नंबर है, मींस पहले हम PQRS निकालेंगे और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन देखेंगे। तो पहले तो प्रोडक्ट्स निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एसिड है और इसकी रिएक्शन Br2 रेड फॉस्फोरस के साथ दिया है, बहुत फेमस रिएक्शन है, HVZ रिएक्शन बोलते हैं। क्या करते हैं, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्फा कार्बन एटम होता है उस पर हम हैलोजन जोड़ते हैं। तो इसका अल्फा कार्बन एटम ये है, इस पर हैलोजन। यदि इसमें हम अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स देंगे तो कुछ 6 और एक 7, तो जो sp2 कार्बन एटम्स हैं वो 7 आ गए। दिस वन, यहाँ पे देखो एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है और इसकी एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन दी है। तो जब भी एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है तो एक रिएक्शन होती है क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। फेमस रिएक्शन है ये भी, मेंस में भी आया था इसके ऊपर क्वेश्चन। इसके अंदर जो हमें बनेगा, पहले तो एल्डोल जैसा करा लो रिएक्शन, क्योंकि CH और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, हमें क्या मिलेगा? CH डबल बॉन्ड CH CHO। यहाँ पे यदि आप अल्फा sp2 कार्बन देखें तो 6 कार्बन तो ये हैं, 7 8 9, कितने sp2 कार्बन एटम्स हैं? 9। नेक्स्ट वन,
यहाँ पे टर्मिनल अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन का एसिडिक हाइड्रोजन होता है जो NaNH2 के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या मिला आपको मिला C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और ये एसिड बेस रिएक्शन किसे मिला है, उसके बाद उसने इसके ऊपर रिएक्शन करा रखा है, तो ये अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा, तो आपको क्या मिल गया, ये तो पहले से ही था C ट्रिपल बॉन्ड C और 3 कार्बन और जुड़ गए CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर। इसके बाद इसने Hg+2 और H3O+ कर रखा है। कुचरॉव रिएक्शन है, कुचरॉव रिएक्शन में हम ट्रिपल बॉन्ड पे हाइड्रेशन कराते हैं। यहाँ पे यदि हम हाइड्रेशन कराएंगे तो हमें C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा। यहाँ पे यदि आप sp2 कार्बन का नंबर देखें, अनसैचुरेटेड कार्बन पूछा है तो 6 7 8 9, यहाँ पे भी sp2 कार्बन जो आ रहे हैं वो 9 आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ जो S बनना है वो कैसे बन रहा है, O3 ZnH2 दे रखा है, O3 के साथ ZnH2, इसका मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। तो फर्स्ट स्टेप में हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएंगे। तो यहाँ पे यदि इस कंपाउंड का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएंगे हम, तो हमें ये मिलेगा, और इस जगह हमें ये मिलेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। इसके ऊपर CH3MgBr के 2 इक्विवेलेंट्स लिए हैं, MEMgBr ले रखा है, और 2 इक्विवेलेंट है तो दोनों के ऊपर रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा, यहाँ पे एक मिथाइल आएगा, ये O- में, तो इस ऑक्सीजन पे एक मिथाइल अटैक करेगा, तो ये मिथाइल लगा दिया, ये O- लगा दिया, हमें यहाँ से ये मिल गया। देखो यहाँ पर अभी उसने H+ नहीं दिया है, तो इसलिए मैं O- पे ही रोक रहा हूँ। अब इसने H+ दिया, तो यदि हम इसको H+ देंगे हमें क्या मिलेगा, OH, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, OH। अब H+ के साथ हीट है, तो यहाँ भी एल्कीन बनेगा और यहाँ भी एल्कीन बनेगा, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिख दे रहा हूँ, क्या मिलेगा हमें, यहाँ से यहाँ पे बनेगा मोर स्टेबल एल्कीन बनेगा, और यहाँ से ये बन जाएगा, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे तो H है ही नहीं, यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसके पास देखो कितने sp2 कार्बन है, 6 7 8 9 10, तो इसके पास जो sp2 कार्बन आ रहे हैं वो 10 आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा sp2 कार्बन किस में बेटा, ऑप्शन S में, तो S के पास जो है वो sp2 कार्बन सबसे ज़्यादा है, तो जो भी S हो वो लगा लेंगे, यहाँ इसके पीछे छुप रहा है, जो भी ऑप्शन S होगा वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो पहले सभी के प्रोडक्ट्स बनाए और उसमें sp2 कार्बन का नंबर हमने क्या किया है, फाइंड आउट किया है। तो सबसे ज़्यादा sp2 कार्बन इधर है, क्योंकि अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स पूछे हुए हैं, 6 7 8 9 10, आंसर जाएगा S। जो भी ऑप्शन हो, यहाँ पे मुझे P और Q दिखाई दे रहा है, पीछे हाइड है, तो जो भी आंसर हो वो हो जाएगा। ठीक है। तो पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये आपको एक कंपाउंड दिया है और इस कंपाउंड में हम रिएक्शन कराने वाले हैं NaCN की। NaCN मतलब Cn-। क्या Cn- बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है? यस, ये लिविंग ग्रुप लगा है। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला जो रिएक्शन होगा CH2CH2Cn, OH- वाटर, यानी OH- वाटर का मतलब बेसिक हाइड्रोलाइसिस, और बेसिक हाइड्रोलाइसिस में ये हो गया CH2CH2COH। ये देखिए हाइड्रोलाइज बाद में कर दिया तो H। ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट रिएक्शन सीक्वेंस दैट वुड प्रोड्यूस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। भैया 2 सीवेज बनना चाहिए, तो इसका मतलब ये वाला तो खत्म हो गया, क्योंकि इसमें एक ही सीवेज बन रहा है। Br2 वाटर ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो ग्लूकोनिक, ये जो CHO है इसको ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है, यानी कि CHO को COH में कन्वर्ट करेगा, CHOH4 और CH2H का कुछ नहीं करेगा। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्यों, एक ही तो COH बना बेटा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। यहां देखिए
इसका रिएक्शन जब ये देखो KOH ETOH लिखा है ना, ये एल्कोहलिक KOH है और एल्कोहलिक KOH में सबसे पहले एलिमिनेशन होगा Br, यहाँ का H, ये HBr गायब होगा और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद हॉट KMnO4 है, तो यहाँ पे हॉट KMnO4 आपने जरूर पढ़ा होगा, वही है हीट के साथ। तो यहां से आप देखोगे कि CH2 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 COH COH, ये देखिए ये बन गया आपका एडपिक एसिड। इसका नाम है एडपिक एसिड। अब बात यह है कि अगर दिमाग आता है कि यार एडपिक एसिड को हीट कर दे, तो अगर एडपिक एसिड को हीट कर दे, मैं बता दूं आपको, अगर इसको भी हीट कर दो तो साइक्लोपेंटेनोन बन जाता है। अब मन में सवाल उठता है कि यहीं छोड़ना है या आगे भी हीट करना है। अब वो ऑप्शन से देखते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का ऑप्शन ऐसे बनाए गए हैं जिसको आपको टिक करना ही पड़ेगा। इसमें देखिए H2CrO4, H2CrO4 क्या करता है, प्राइमरी एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है, कीटोन का कुछ नहीं करता। तो यहां से आप देखोगे कि इस क्वेश्चन में यहां पे COH चेक करिए, यहां पे C कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ओके CH3 CO CH CH3 और यहाँ COH। क्या ये मोनोबेसिक एसिड बना, इसका मतलब एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या हमारे पास ऑप्शन देख के हमें ये टिक करना पड़ेगा, इसका मतलब ये वाली रिएक्शन हमें कंसीडर नहीं करनी। तो क्या सिंगल चॉइस आंसर सी होगा, जिसका 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे हैं, यही आंसर आपको टिक करना पड़ेगा। अगर कुछ और कुछ दिया होता तो हम हीट और मान के उसको साइक्लोपेंटेनोन में कन्वर्ट कर सकते थे, क्योंकि और कोई डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन नहीं रहा, इसलिए हमें ये आंसर टिक करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज वन और मोर देन वन है, इज ऑब्लिक the potential energy between 2 point charges approaches zero more rapidly than the potential energy between a point dipole and point charges as the distance between them approaches infinitely। तो देखिए पहला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज, तो मतलब आयन आयन हो गया, आयनिक बॉन्ड है, तो आयनिक बॉन्ड का कितना होता है भाई 1/r, और ये हो गया आयन डाइपोल, वो कितना होता है 1/r², 1/r²। एक होता है 1/r और एक होता है 1/r²। अब इसमें पहला स्टेटमेंट देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन अ पॉइंट डाइपोल एंड अ पॉइंट चार्जेज एज द डिस्टेंस बिटवीन देम अप्रोचेज इनफाइनाइटली। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है भाई, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी of 2 rotating polar molecules that are separated by a distance r has 1/r3 डिपेंडेंस। अगर बात की जाए बच्चों, इसमें बोल रहा है रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल। बच्चों अगर स्टैटिक होती है, अगर वो होता है तो वो हम क्या बोलते हैं 1/r3, और रोटेटिंग है तो होता है 1/r⁶। रोटेटिंग में क्या होता है भाई 1/r⁶, मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तीसरा देखते हैं, the dipole induced dipole average interaction energy is independent of temperature। बिल्कुल सही बात है भाई, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही, इंडिपेंडेंट टेम्परेचर होता है किसमें, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल की बात कर रहा हूं। वो कैसा होता है भाई डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर। कैसा होता है भाई इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर, तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा देखिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट वन अनदर इवन थ्रू नाइदर हैज ए परमानेंट डाइपोल। बिल्कुल सही बात है, वो परमानेंट डाइपोल नहीं होते हैं लेकिन एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करते हैं, तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी एंड डी। इसका करेक्ट आंसर क्या है भाई, सी एंड डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीसिड का है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है द कंपाउंड्स विद पीएच बॉन्ड इज ऑब्लिक आर। तो बच्चों पहला ऑप्शन है H3PO3, पीएच बॉन्ड पहचाना है। कौन सा बॉन्ड, पीएच बॉन्ड पहचानना है अपने को। कौन सा बॉन्ड पहचानना है भाई, पीएच बॉन्ड पहचानना है। अगर बात की जाए पीएच, तो H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाओ, P डबल बॉन्ड O
OH, OH और OH, इसमें कोई पीएच बॉन्ड नहीं है भाई। दूसरा देखते हैं, P डबल बॉन्ड O, OH, OH और H, H3PO3 बन गया, इसमें एक पीएच बॉन्ड है। C वाला देखते हैं, पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, O, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, इसमें भी कोई पीएच बॉन्ड नहीं है भाई, इसमें भी कोई पीएच बॉन्ड नहीं है। लास्ट वाला देखते हैं, P डबल बॉन्ड O, OH, H और H, H3PO2 है। हमें एक बात याद रखना, हम जानते हैं कि जितने भी फास्फोरस के ऑक्सी एसिड हैं, जितने भी फास्फोरस के ऑक्सी एसिड हैं, सब में जितने फास्फोरस हैं उतने ही नंबर के पी डबल बॉन्ड हैं क्या भाई? जितने फास्फोरस हैं उतने ही नंबर के पी डबल बॉन्ड हैं क्या? यहां देखिए सब में एक फास्फोरस, सब में पी डबल बॉन्ड उतना ही है क्या भाई? तो अगर बात की जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा बी और एक हो जाएगा डी। क्लियर? Next question, question number 7. For the reaction sequence given below, the correct statement is R. हमें 4 स्टेटमेंट्स हैं, देखो सब एक्स वाई जेड के बारे में, तो पहले हमें एक्स वाई जेड निकालना पड़ेगा कि क्या निकलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कंपाउंड है, उसकी हमने KMnO4H+ के साथ रिएक्शन कराया है। हम जानते हैं कि यदि बेंजीन के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पर H होता है तो ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमें KMnO4H+ के साथ मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पर भी COOH आएगा और यहाँ पर भी COOH आएगा, ठीक है ना। अब हीट दे रखा है, एनहाइड्राइड बनना चाहिए, पर हम क्वेश्चन के अगले ऑप्शन को देखेंगे। इनने NH3 के साथ रिएक्शन कराया और हमें H2O निकाला है। तो जब इसने NH3 के साथ रिएक्शन कराया होगा और H2O निकाला तो पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। हम जानते हैं कि सॉल्ट बनता है, सॉल्ट बनेगा C डबल बॉन्ड O NH4+ माइनस और C डबल बॉन्ड O माइनस NH4+। तो क्वेश्चन देख के भी देखना पड़ेगा कि क्या कराना चाह रहा है। और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स इसने निकाले हैं, तो यहाँ से हमें एमाइड मिल जाएगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं थैलामाइड। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन होता है, उसमें पढ़ाया जाता है। दिस इज X, ये X बना है, फिर चला गया भैया, फिर चला गया, इसके अपने आप आ गया ठीक है ना। मैं वहीं से कंटिन्यू करूँ, एडिट कर लेना। ये बना X, तो अभी हमने X बनाया है, X को फिर इसने स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया है। तो जब हम इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो यहाँ से फिर NH3 बाहर निकल जाता है और थैलीमाइड बन जाता है। ध्यान देना, ये थैलेमाइड कहलाता है और ये थैलीमाइड कहलाता है। इस पर इथेनॉलिक KOH की रिएक्शन कराइए और RBr, तो इथेनॉलिक KOH H+ ले जाएगा, यहाँ पे N- बनेगा, KOH क्या ले जाएगा H+, क्या बना यहाँ पर N-, और बहुत फेमस रिएक्शन है, यहाँ पे आ गया RBr, रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन होता है, हमें क्या मिल गया NR डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। उसने फिर हाइड्रोलिसिस कराया OH माइनस Y, दिस वन इज Y को फिर इसने NaOH के साथ रिएक्शन कराया तो OH माइनस ले लिया, हाइड्रोलिसिस हो गया, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से RNH2 बनेगा। तो ये जो RNH2 है, दिस वन इज Z, ये Z बनेगा और Z के बाद एक एरोमेटिक कंपाउंड बनना है जो आपको ये मिलेगा COO- और O-, ठीक है। ये एरोमेटिक कंपाउंड है जो इसने ये लिखा हुआ है। तो हमें Z से मतलब है, हमें Y से मतलब है और हमें X से मतलब है। अब ऑप्शंस चेक करते हैं।
बोथ एक्स एंड वाई आर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। देखो एक्स में भी हमें ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है और एज वेल एज वाई में भी हमें ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, तो ए ऑप्शन अपना सही है। वाई ऑन हीटिंग विथ CHCl3 KOH फॉर्म आइसोसाइनाइड। वाई क्या है? नहीं सर, ये आइसोसाइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब CHCl3 और KOH के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये आइसोसाइनाइड नहीं देगा। हाँ Z दे सकता है पर Y नहीं देगा। Z reacts with Hinsberg reagent, yes it is 1 degree amine, और 1 degree amine Hinsberg reagents के साथ रिएक्शन शो करते हैं, PHSO2Cl के साथ रिएक्शन शो करते हैं, तो ये ऑप्शन भी अपना जाएगा। Z is an aromatic primary amine। नहीं, ये एरोमेटिक नहीं है, ये एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है, क्योंकि इसने RBR लिखा हुआ है, तो इट इज़ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, तो डी आंसर नहीं जाएगा, तो इसका आंसर जाएगा A और C। ठीक। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें एक रिएक्शन सीक्वेंस दे रखा है जिसमें ये कंपाउंड दे रखा है, इसके रिएक्शंस कराकर हमें P, Q, R एंड S कंपाउंड बनाने हैं एंड उसके बाद हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, इसमें ये जो कंपाउंड गिवन है इसको हम चलो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। हमें यहाँ पर दे रखा है एक साइक्लिक एस्टर, ठीक है, एंड यहाँ पर ये एक कायरल सेंटर गिवन है एंड इससे अबव दी प्लेन हमें यहाँ पर PH लिखा हुआ है, ठीक है, फिनाइल ग्रुप दे रखा है। रिएक्शन इसका करवाना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से। तो देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट एस्टर को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट करता है और जो अल्कोहल बनता है वो अल्कोहल इस ये वाला जो साइड है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ये वाला जो कार्बन है ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। क्लियर? तो देखो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, एक अल्कोहल ग्रुप यहाँ पर होगा और एक अल्कोहल ग्रुप यहाँ पर भी होगा, मीन्स डाइऑल बनेगा एंड यहाँ से एक कार्बन ऐसे इन्होंने लगाकर PH लगा रखा है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की है कि पहले तो ये कायरल सेंटर था, लेकिन अब चूंकि इसके दोनों ग्रुप इधर के जो दोनों ग्रुप हैं वो बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब ये जो कार्बन जो पहले कायरल था वो अब अकायरल में कन्वर्ट हो चुका है एंड देन दिस वन इज प्रोडक्ट P। अब उसके बाद गिवन यहाँ पर है CrO3 का रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक में ऑक्सीडाइज कर देता है। से यहाँ पर अब अगर हम प्रोडक्ट बनाएं तो ये बनेगा COOH, यहाँ पर भी बनेगा COOH, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड यहाँ पर ये PH हम लगा देते हैं और फिर से देखेंगे कि यहाँ पर इस केस में कोई कायरल सेंटर अभी प्रेजेंट नहीं है बिकॉज दोनों ग्रुप यहाँ पर सेम है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हमने दिया प्रोडक्ट नंबर Q एंड उसके बाद फिर हमें दे रखा रिएक्शन विद NaOH एंड CaO। NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे एंड CaO के प्रेजेंस में दिस इज सोडा लाइम रिएक्शन, और पता है सोडा लाइम रिएक्शन करता क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन करेगा, यहाँ से COOH और यहाँ से ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव हो जाता है विद कार्बन, कार्बन लीव करेगा, तो यहाँ से इसमें प्रोडक्ट बनेगा CH3, यहाँ पर बनेगा CH3 एंड यहाँ पर ये PH, कुछ ऐसा कंपाउंड इसमें फॉर्म होगा और ये जो प्रोडक्ट होगा इसको हमने नेम दिया यहाँ पर R, जैसा कि हमें गिवन है, ठीक है। PQR हो चुका है। नेक्स्ट हमें अब कंपाउंड बनाना है S। तो S में देखो क्या कंपाउंड बनेगा, रिएक्शन यहाँ पे करवा रही है कि H2SO4 के साथ 440 डिग्री केल्विन पर हाई टेम्परेचर है एंड हमें अल्कोहल गिवन है, तो अल्कोहल का इस टेम्परेचर पर डिहाइड्रेशन होता है। कैसे होगा, OH लीव करेगा वाटर के फॉर्म में, प्लस आएगा, प्लस रीअरेंज होकर यहाँ पर आएगा, इस पर प्लस आएगा एंड यहाँ से इसका डीप्रोटोनेशन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें एक जो प्रोडक्ट है वो बनेगा ये डबल बॉन्ड एंड देखो यहाँ से भी इस केस में ये एक डाई इन बनेगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, एंड इससे कनेक्ट यहाँ पर PH कनेक्ट हो जाएगा और ठीक से देखो ये कार्बन जो पहले sp3 था वो sp2 में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये जो कंपाउंड बना है ये बना है प्रोडक्ट S। क्लियर? अब देखो ठीक है, PQRS हमने प्रोडक्ट बना लिए हैं, अब हमें ऑप्शंस की बात करनी है। ऑप्शंस में गिवन है यहाँ पर P इज ऑप्टिकली एक्टिव, ओके, वेयर इज P, ये रहा P। अगर P में हम देखें तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप एग्जैक्टली सेम है, तो ये कार्बन कायरल सेंटर तो नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर A इसका इनकरेक्ट है। क्लियर?
बी की बात करें, बी में गिवन है एस गिव्स बेयर्स टेस्ट, यस ठीक है। अगर मैं एस की बात करता हूं, एस में यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो ये तो बेयर्स एजेंट टेस्ट देता है बिल्कुल। तो जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट होगा। सी की बात करें, सी में गिवन है Q गिव्स एफरवेसेंस विद एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट, यस। जिस कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं, तो जो ऑप्शन सी होगा वो सी भी करेक्ट है। ओके, डी ऑप्शन की बात करें, डी में गिवन है आर इज एन अल्काइन, यहाँ पर ये हमें दे रखा है आर, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कहीं पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, मतलब आर अल्काइन नहीं है। आर यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। तो जो डी ऑप्शन इसका होगा वो डी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें, मल्टीपल चॉइस ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा बी एंड सी। ठीक है, तो बात करते हैं द डेंसिटी ऑफ ग्राम पर सीएम क्यूब में डेंसिटी पूछा ऑफ द मेटल विच फॉर्म अ क्यूबिक क्लोज पैकेज, सीसीपी दिया है यानी एफसीसी दिया, लेट इज विद इन एक्सियल डिस्टेंस, एज लेंथ भी दे दिया। अच्छा क्वेश्चन तो ये होता कि यहाँ ये एज लेंथ ना लिखता, तो एज लेंथ नहीं लिखता तो बच्चा कुछ सोचता कि यार एक्सियल डिस्टेंस का क्या मतलब है, एक्सियल डिस्टेंस का मतलब एज लेंथ ही है, लेकिन उसने मेंशन कर दिया, क्वेश्चन को बहुत ही आसान कर दिया। एज लेंथ दी है और आपसे डेंसिटी पूछा है बेटा, डेंसिटी का सीधा फॉर्मूला होता है Z इंटू एम बाई एन ए बाई ए क्यूब। अच्छा, क्या ये एफसीसी है, सीसीपी एफसीसी सेम ही होता है, तो Z का वैल्यू 4 हो गया, M का वैल्यू दिया है तो 105.6 दिया है, और एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू भी बेटा दिया है 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू ए क्यूब। अब ए क्यूब की बात करें तो ए का वैल्यू दिया है 400 पिकोमीटर। अब ध्यान से, पिकोमीटर की खास बात क्या होती है कि एक पिकोमीटर में 10 टू द पावर -12 मीटर होते हैं, क्योंकि हमें ग्राम पर सीएम क्यूब में लाना है, तो -12 को यहां -10 का क्यूब कर देंगे। चेक करिए, ठीक है भाई, बात क्लियर है, बात क्लियर। तो यहां से आप देखिएगा कि 4 इंटू 105.6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू, क्या ये 4 और ये हो गया 10 की पावर -8, -8 का क्यूब हो गया, तो इधर हो गया 64 और 10 की पावर -24, -24 23 -1 कहाँ गया ऊपर, यानी कि 4 इंटू 1056 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 64। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व, तो ये हो गया 16। चेक करिए, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो लगभग 11 आंसर आएगा शायद, चेक कर लेना 11 आएगा, ठीक है, सॉल्व करके देख लेना बेटा ना, बहुत आसान। अब इसको तो क्या यार, सॉल्व तो कर ही लोगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम आयोडेट इन एन आयनिक का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कॉमन आयन इफेक्ट का यूज किया गया है। द बेरियम आयोडेट इन एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 200 ml 0.01 मोलर बेरियम नाइट्रेट। बात जरा समझिएगा बेटा, बेरियम नाइट्रेट की बात हो रही है। बेरियम नाइट्रेट किससे में मिक्स किया गया है, सोडियम आयोडेट NaIO3। तो यहां अगर इसको बैलेंस करके रिएक्शन लिखेंगे तो यहां से आप देखोगे कि क्या बनेगा, यहां बनेगा BaIO3 होल ट्वाइस प्लस 2NaNO3। चेक करिए बेटा, ये क्वेश्चन है, ये रिएक्शन है। अब बेरियम नाइट्रेट के लिए आपको दिया है ये 200 ml 0.01, तो क्या इसके मिलीमोल्स अगर मैं बात करूं मिलीमोल्स, तो 200 इंटू 0.01, तो 200 इंटू 0.01 में कितना आ जाएगा बेटा, 2 मिलीमोल्स, 200 इंटू 0.01, तो ये 2 मिलीमोल्स आ जाएगा। ओके, बढ़िया। इसके बाद कह रहा है कि 100 ml 0.1 मोलर, तो 100 ml 0.1 मोलर का मतलब हो गया 10 मिलीमोल्स। चेक करिए, तो यहां से आप देखो कि जब ये रिएक्शन करेगा
तो यहाँ Lr कौन है? तो क्या यहाँ बेरियम नाइट्रेट Lr है? इसका मतलब क्या ये 0 हो गया और ये 1 से 2 जाता है तो 2 से 4 जाएगा, तो 6 मिलीमोल्स इसके बच गए। क्या कहानी क्लियर? अब ये कह रहा है कि x की वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है बेटा? सॉल्युबिलिटी ये दी है। तो अब अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो बेरियम आयोडेट, ध्यान से सुनिए क्या कर रहे हैं, ये जब सॉल्यूशन में जाएगा तो Ba+2 + 2IO3 माइनस में ब्रेक करेगा, ये सॉलिड है। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी में S मान लूं तो क्या ये S और ये 2S हो जाएगा, लेकिन क्या सॉल्यूशन में आयोडेट तो भैया पहले से पड़ा था 6 मिलीमोल, तो क्या वो कॉमन आयन लग जाएगा? 6 मिलीमोल था डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 300 ml, चेक करिए, तो ये मोलर हो गया। यानी कि अगर मैं KSP की बात करूं तो KSP आप क्या लिखोगे बेटा? Ba+2 का कंसंट्रेशन IO3 माइनस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर, और Ba+2 क्या हो गया? S, IO3 माइनस क्या हो गया? 2S प्लस 2 इंटू 10⁻², चेक करिए, का स्क्वायर। और KSP का वैल्यू दिया है 1.58 इंटू 10⁻⁹, 1.58 इंटू 10⁻⁹। चेक करिए, तो इसको बराबर करेंगे तो यहां से आ जाएगा 1.58 इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू S, और यहाँ पे 2S प्लस 2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। अब देखो इसके रेस्पेक्ट में ये वैल्यू क्या हो गई बेटा? निग्लेजिबल, क्योंकि बहुत कम है, क्योंकि KSP 10⁻9 के ऑर्डर का दिया है। तो यहां से आ गया S इंटू 4 इंटू 10⁻⁴, तो S का वैल्यू आ जाएगा 1.58 इंटू 10⁻⁵/4, यानी ये आ गया 15.8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁶। तो यहां से आप देखोगे ये आ जाएगा 3.95 इंटू 10⁻�6। तो अब आप देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, देखो क्वेश्चन में लिखा था x इंटू 10⁻�6, तो क्या x इंटू 10⁻�6 में हो गया, तो क्या ये वैल्यू x हो गई, तो यहाँ x का वैल्यू हो गया 3.95। कितना आसान क्वेश्चन था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस तरह क्वेश्चन किसी टीचर ने अपने क्लास में ना कराया हो। मैं ये नहीं करा कि मेरे क्लास नोट से आया, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने किसी बढ़िया टीचर से पढ़ाई करी है तो उसने इस तरह का क्वेश्चन क्लास में जरूर कराया होगा। क्या भाई बात क्लियर है? तो इस तरह से आपको मैंने क्वेश्चन कुछ करे, बाकी सर आएंगे। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 JEE एडवांस 2025 18 मई 2025 का जो पेपर है, पेपर नंबर 2 का, ठीक है जी। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो बच्चों ये है आपका सरफेस केमिस्ट्री का, काफी प्यारा सा क्वेश्चन है। और वो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि एड्सॉर्प्शन ऑफ फिनॉल फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना, ऑन टू फ्लाई ऐश ओबेस फ्रेंडलिश आइसोथर्म। मतलब फ्रेंडलिश आइसोथर्म अगर हम सभी को पता हो सर X/m इक्वल्स टू K P की पावर 1/n, है ना, ये तो प्रेशर है। बट अगर इस फ्रेंडलिश एडॉप्शन आइसोथर्म को हम सॉल्यूशन से करवा रहे हैं तो प्रेशर की जगह बच्चों यहाँ पर बस आपका आ जाता है कंसंट्रेशन। तो इससे हमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक रिलेटिवली काफी ठीक ठाक सा क्वेश्चन लगा मुझे। एट ए गिवन टेम्परेचर फ्रॉम 10 मिलीग्राम पर ग्राम एंड 16 मिलीग्राम पर ग्राम एक्वस फिनॉल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन होना शायद लाजमी है आपका कि सर ये कंसंट्रेशन की यूनिट लग तो नहीं रही, हमें उससे कोई लेना देना बेटा, वो यूनिट्स जो भी दे रहा है हमें, ठीक है ना, आप देख लो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्योंकि अगर मैं इस फ्रेंडलिश एडॉप्शन आइसोथर्म को लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, है ना, तो इट इज लॉग ऑफ X/m इक्वल्स टू लॉग ऑफ K और प्लस क्या हो जाता है 1/n लॉग C, ठीक है जी। तो मेरे लिए सभी क्वांटिटीज जो होनी चाहिए वो डायमेंशन लेस होनी चाहिए, क्योंकि लॉग किसी नंबर का डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर मिलीग्राम ग्राम, ये वैसे भी ग्राम ग्राम कैंसिल हो रहा है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेसिकली दो सॉल्यूशन थे। बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ द एड्सॉर्ब्ड फिनॉल, जो फिनॉल एड्सॉर्ब हो रहा है वो 4 और 10 है आपका रेस्पेक्टिवली। At this temperature, the concentration in milligram per gram of the adsorbed phenol from
20 मिलीग्राम पर ग्राम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द फिनोल। माइट भी कुछ बच्चों के क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अटपटी लगी हो, बट अदरवाइज ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, काफ़ी प्यारा था, बड़ी आसानी से होने वाला था। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं अब log ऑफ x बाय m की वैल्यूज पुट करूँ बेटा ना, देखो पहले इक्वेशन बनेगी log ऑफ x बाय m की वैल्यू log 4 है ना, ये फर्स्ट डाटा है हमारा, दैट इज इक्वल्स टू सर log k और प्लस 1 बाय n log ऑफ c1, तो c1 की वैल्यू है 10, तो ये पहला हमारा पार्ट बना, ठीक है, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं बात करता हूँ बच्चों आपसे, है ना, इक्वेशन नंबर 2 की, तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या है कि सर log ऑफ 10 शुड बी इक्वल्स टू log ऑफ k प्लस 1 बाय n और log ऑफ के आपका है ना 16, ठीक है जी। तो इन दो इक्वेशंस को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, अब log 2 की वैल्यू अगर 0.3 दी है मुझे, तो log 4 की वैल्यू होगी कितना आपका 0.6, तो 0.6 इक्वल्स टू log k और प्लस 1 बाय n, log 10 की वैल्यू तो भारतवर्ष के हर बच्चों को पता ही कि 1 होती है, ठीक है जी। ठीक, log 10 की वैल्यू है ना 1 होती है, तो 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करने की मुझे जरूरत ही नहीं। अब ये log k हुआ अगेन आपका, ठीक है, प्लस 1 बाय n log 16, सर log तो मुझे 2 दिया है, 16 कैसे निकालूं, क्या मैं 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूं? हाँ जी सर, और अगर मैंने उसे 2 की पावर 4 लिखा बेटा, तो इट इज log की प्रॉपर्टी लगाते 4 log 2 होगा, log 2 0.3 है, तो 4 इंटू 0.3 दैट इज 1.2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 1 में से 0.6 गया तो आपका 0.4 बचा बेटा, log के कैंसिल, 1 बाय n कॉमन निकला, 1.2 में से 1 गया तो 0.2 इंटू 1 बाय n, मतलब मुझे यहाँ से पहले 1 बाय n की वैल्यू पता पड़ गई, दैट कम्स आउट टू बी 2, ठीक है। और अगर 1 बाय n की वैल्यू 2 है, फर्स्ट इक्वेशन में मैं यहाँ पुट कर देता हूँ उसे, तो 1 बाय n को 2 रखते ही मुझे log k की वैल्यू पता पड़ गई, ये 2 उधर जाके, दैट इज सर माइनस का 1.4। तो हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व बेटा, क्योंकि अब आपको x बाय m की वैल्यू निकालनी है, तो log ऑफ x बाय m इक्वल्स टू log k, जो अभी हमने निकाला है माइनस का 1.4 प्लस 1 बाय n, सर 1 बाय n की वैल्यू 2 है, log c, अब आपको c की वैल्यू दी गई है 20, सर log 20 कैसे निकालें, log की प्रॉपर्टीज तो यूज करवा रहा, थोड़ा मैथमेटिक्स लग रहा, log 20 को मैं log 2 प्लस log 10 लिखूंगा, तो log 2 इज 0.3, log 10 इज आपका 1, मतलब सर ये वैल्यू माइनस का 1.4 प्लस 2 इंटू ये 1.3, 1.3 का डबल बच्चों 2.6, और 2.6 में से 1.4 गया तो ये आपका 1.2। अब अभी आप देखो 1.2 किसकी वैल्यू थी, log 16 की, मतलब मैं log ऑफ x बाय m और इस 1.2 को log ऑफ 16 लिखूं, और अगर मैं एंटी लॉग ले लूं तो मेरे लिए x बाय m की वैल्यू जो हो जाएगी दैट कम्स आउट टू बी 16 एंड दैट इज माय फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन मुझे एक अच्छा क्वेश्चन लगा था सरफेस केमिस्ट्री का, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी था, हो सकता है कुछ बच्चे इसमें उलझे हों। चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, ठीक है जी, पेपर 2 का कि क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर रिएक्शन A प्लस R गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है जी, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज मेजर्ड टू बी K इंटू A इंटू R, मतलब राइट नाउ ये रिएक्शन जो है मुझे वो एक सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन दी गई है, R इक्वल्स टू K है ना, A की पावर 1 R की पावर 1, मतलब ये राइट नाउ सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी हम लिख लेते हैं, ये रिएक्शन हो रही है A प्लस R गिव्स प्रोडक्ट। अब कंडीशन है कि एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, जब रिएक्शन शुरू हो रही है ना, द कंसंट्रेशन ऑफ R जो R0 है इज 10 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ A जो आपका A0 है। मतलब अगर मैं t इक्वल टू 0 की बात करता हूँ आपसे, तो t इक्वल टू 0 पर अगर मैं इसका कंसंट्रेशन 1 मान लेता हूँ तो इसका 10 है ना। अब पहला डाउट आपके दिमाग में आ सकता है कि सर 1 तो गिवन नहीं है ना, 1 गिवन नहीं है बेटा, तो ठीक है A का A0 गिवन है, तो R का जो हो जाएगा वो 10 A0 हो जाएगा, बट सिंस है ना हम A0 को 1 मान लें तो 1 और 10 भी हो जाएगा, है ना, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए उसकी हमें चिंता नहीं करनी, ठीक है। अब वो कह रहा है रिएक्शन कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ एजम्पशन दैट के आर इक्वल्स टू के डैश, मतलब ये जो के है बेटा और ये जो आर है, इसको अगर है ना हम एक नया कांस्टेंट के डैश लिख लेते हैं इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो के डैश है वो के इंटू आर हो गया, समझे जी,
है ना। तो यहाँ पर अगर इस K की बात करूँ तो ये रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन था, बट अब ये जो K डैश है ये रेट कांस्टेंट ऑफ किसका हो गया, आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ये तभी होता है बेटा जब इस तरह से कोई पर्टिकुलर रिएक्टेंट या तो एक्सेस में हो, या कभी कभी जब कैटालिस्ट भी रेट लॉ में आते हैं, क्योंकि कैटालिस्ट का भी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। इस क्वेश्चन में प्रैक्टिकली बात यही हो रही है बेटा कि R जो है बेटा, है ना, R का कंसंट्रेशन स्यूडो ऑर्डर में नॉर्मली जो रिएक्टेंट एक्सेस में होता है उसे कांस्टेंट लेते हैं हम हमेशा, है ना। थोड़ा बहुत आपने स्यूडो ऑर्डर के बारे में सुना होगा, बट अब वो क्वेश्चन यही कह रहा है द रिएक्शन कैन बी कंसीडर्ड दैट इज अ कांस्टेंट, है ना। अब ये K डैश कांस्टेंट कब होगा, ये K डैश तो तभी कांस्टेंट होगा जब R कांस्टेंट हो, बट अगर ये रिएक्शन आगे बढ़ रही है और A खत्म होगा तो थोड़ा बहुत R भी खत्म होगा, ठीक है ना, R भी खत्म होगा, है ना। ठीक है जी, जितना भी खत्म हो वो क्वेश्चन में आगे देखते हैं क्या है। अब कंडीशन क्या है, मतलब हमें करना क्या है ड्यू टू दिस एजम्पशन। एजम्पशन क्या कि अगर मैं K डैश को कांस्टेंट मान रहा हूँ, जो केवल तभी होगा जब R कांस्टेंट हो, ठीक है। द रिलेटिव एरर जो परसेंटेज मुझे निकालना है इन द रेट व्हेन दिस रिएक्शन इज 40% कंप्लीट। अब अगर ये रिएक्शन 40% कंप्लीट हो रही है इसी टाइम t पर, मतलब है ना, अगर A के, है ना, 100 मोल्स होते तो उसमें से 40% कंप्लीट होने का मतलब 40 मोल्स खत्म हो जाते, तो बचते कितने 60 मोल, बट मेरे पास तो A के कितने मोल्स हैं 1 मोल, ठीक है ना। तो 100 में से 40 खत्म हो रहा है तो 1 में से 0.4 खत्म हुआ, तो बचा कितना 0.6, ठीक है जी। अब R का कितना खत्म होगा, है ना सर, R का भी 40% नहीं बेटा, है ना। यहाँ पर अगर ये रिएक्शन नॉर्मल वे में चलती, मोल कॉन्सेप्ट की तरफ चलती, तो लिमिटिंग रिएजेंट A होता, तो हमें A का ही 40% लेना है, मतलब R खत्म तो हो रहा है बट R के भी केवल और केवल 0.4 मोल ही खत्म होंगे, क्योंकि 1:1 का रेशो है, मतलब बचेगा कितना आपका 9.6, ठीक है। तो अब अगर हम रेट बेटा जो एजम्पशन वाली है उसको निकालें तो K A का कंसंट्रेशन कितना था आपका शुरू में, बोलो, A का कंसंट्रेशन मतलब इस कंडीशन में 0.6 और R का कितना 10, ये एजम्पशन वाला है। एजम्पशन कब होगा जब K डैश कांस्टेंट हो, और K डैश कांस्टेंट होने का मतलब K तो कांस्टेंट है, R को भी कांस्टेंट रखना है, ये है आपका एजम्पशन वाला, ठीक है ना। अब अगर मैं रेट जो है वो विदाउट एजम्पशन वाली लूं, विदाउट एजम्पशन, तो विदाउट एजम्पशन क्या है, अगर मैं K डैश को कांस्टेंट नहीं मानता, और K डैश कांस्टेंट कब नहीं होगा जब आपका R भी चेंज हो, क्योंकि K तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब सर K तो K ही रहेगा, ठीक है ना। इसका मतलब सर ये तो 0.6 होना ही है, ये तो 0.6 होना ही है। अब अगर आप K डैश को कांस्टेंट नहीं मान रहे हो, मतलब सर आप R की वैल्यू जो प्रॉपर हो रही है, जो प्रॉपर कितनी हो रही है 9.6, वो ले लिया, ठीक है ना। तो इन दोनों में आप देख ही सकते हो बेटा, इनकी वजह से रेट में कुछ ना कुछ एरर आएगा। तो अगर हम एरर की बात करें, डिफरेंस की बात करें, है ना, एरर मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस अगर मैं, है ना, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो K इंटू 0.6, ये तो कॉमन निकला बच्चों, और 10 में से 9.6 गया तो ये 0.4, ये तो एरर होगी। बट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होती है भैया, है ना, परसेंटेज एरर क्या होती है कि सर एरर कितनी हुई, एरर हुई है K इंटू 0.6 इंटू 0.4। अब किसके रिस्पेक्ट में, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो भैया जो एरर निकाली जाती है वो हमेशा सही आंसर के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है कि होना ये चाहिए था, हो ये रहा है, ठीक है ना। तो सही आंसर भैया कायदे से तो ये होना चाहिए था, ठीक है ना, सही आंसर ये होना चाहिए, तो इसके रिस्पेक्ट में। अब यहीं पर कुछ गड़बड़ घोटाला हो सकता है कि कुछ बच्चों ने जैसे 0.6 इंटू 10 के रिस्पेक्ट में निकाला हो, है ना, कि अगर जैसे यहाँ पर अगर मैं ये 9.6 रखता हूँ इंटू 100, तो यू कैन सी K 0.6 कैंसिल, ठीक है ना, डेसिमल डेसिमल हटा देता हूँ, 4 से 24, मतलब ये हो गया 100/24, ठीक है जी। अब यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर 10 ले लिया होता, मतलब एजम्पशन वाले रेट के रिस्पेक्ट में एरर निकाली होती जो एक्चुअली गलत है, यही पूछना चाह रहा था, तो अगर 10 रख देता बेटा तो आंसर उसे काफ़ी अच्छा कि सर सीधे 4 हो गया, है ना, 0.4/10 इंटू 100 सर 4 आ गया। तो यहाँ पर ग्लिम्स था इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, और 100/44 को आप निकालोगे, 24 4 जा कितना 96, है ना, फिर से 4 बचा तो 40 करा डेसिमल डालकर, अब 1 बार गया, है ना, 16 बचा, 24 6 जा 144, ये है ना 4.166। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा लूप होल था, इससे आपको बचना था, इसीलिए बेटा 4.166, मतलब हम इसका आंसर या तो 4.16 या फिर 4.16
0.17 देंगे। तो ये रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है ना। एक अच्छा क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का, स्यूडो ऑर्डर का भी उसने यूज करा है, साथ ही साथ थोड़ा सा गड़बड़ घोटाले का चांस भी दिया है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वापस थोड़ा सा मतलब इस क्वेश्चन को मैं, ठीक है, लैंग्वेज वाइज आप देखो बोल सकते हो सर इतनी बड़ी लैंग्वेज जा रही, बट ये क्वेश्चन काफी इजी था बेटा, क्योंकि नॉर्मली ये क्वेश्चन ना लगभग हर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स में भी होता है, लगभग हर टीचर बताता भी है, ठीक है ना। और वो क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन का एट 300 केल्विन आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ए मैक्रोमोलिक्यूल एक्सर्ट्स ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हाइट of the solution, density 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और वेयर h इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो याद करो बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो पहला फिनोमेना समझाया जाता है कि अगर हम एक फनल में जिसका पेंदा काट कर हम उसमें SPM दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं, और उसके अंदर कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है जिसका कंसंट्रेशन है C1, और उसे हम डिप करते हैं एक नए सॉल्यूशन में जिसका कंसंट्रेशन है C2, और अगर C2 छोटा है C1 से, तो SPM मतलब प्राण जाए पर वचन न जाए, उसके अंदर से केवल और केवल किसके मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, सॉल्वेंट के। उसकी वजह से क्या होगा बेटा, उस C1 वाले सॉल्यूशन में कुछ हाइट बढ़ती है, वो हाइट ही उसने आपको 2 सेंटीमीटर दी है। मतलब हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू CRT। अब वो क्या कह रहा है आपसे, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल इज 2 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये कंसंट्रेशन बेटा है ना, जबकि हमें तो पता है कंसंट्रेशन किस में होना चाहिए, मोल पर लीटर में, यहाँ पर ये ग्राम। अल्टीमेटली वो केवल आपको रो GH को CRT से कंपेयर करवा रहा है और कुछ नहीं। वो रो GH को किससे कंपेयर करा रहा है, CRT से। अब यहाँ पर बच्चों अगर यूनिट डायमेंशन में किसी बच्चे ने गड़बड़ करी तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, क्योंकि हमें पूरा SI यूनिट में चलना है। 1 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब मतलब ये आपका है ना kg पर मीटर क्यूब में हो जाएगा 10 की पावर 3। G की वैल्यू उसने खुद ही दे दी है 10, हाइट है आपका 2 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है ना। अब C की बात, C में ही आपका जो 2 था आपका बेटा है ना, उसको है ना, उसको बस m से डिवाइड करा, ये हो गया मोल। और लीटर में आपका अगर वापस SI यूनिट है तो लीटर को मीटर क्यूब में बदलोगे तो 10 की पावर -3 इंटू R आपको गिवन है 8.3, और इंटू सर टेम्परेचर कितना 300, ठीक है जी। यहाँ से आप देख सकते हो बेटा, ये 10 की पावर 3 इंटू 10, 10 की पावर 4, ये 10 की पावर -2, 10 की पावर 2 बचा। इन दो जीरो को हटा दूं, ये सब कुछ कैंसिल, इस 2 से इस 2 को हटा दूं, तो मेरे लिए m क्या हो गया सर 8.3 इंटू 3, और ये नीचे से ऊपर जाके 10 की पावर 3 हुआ। सर 8.3 इंटू 3 इज 24.9 है ना, इंटू 10 की पावर 3। इफ आई एम नॉट मिसिंग समथिंग, सब कुछ सही चल रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है जी, ठीक है जी। तो इसको मैं 2.49 इंटू 10 की पावर कितना लिख सकता हूँ 4। तो यही हमारे लिए किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू, है ना। यही हमारे लिए किसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों, x की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, इसका सॉल्यूशन ये रहा। So the next question is, हमें दिया गया है an electrochemical cell is fueled by the combustion of butane at 1 bar and 298 Kelvin. Its cell potential is x upon f into 10 की पावर 3 volts, where f is the Faraday constant, the value of x is, और हमें कुछ डेटा गिवन है डेल्टा जी नॉट एफ के, राइट। और अपन से यहाँ क्या पूछा गया, अपन को टेम्परेचर दिया गया है 298 केल्विन, प्रेशर दिया हुआ है इतना, एफ बोला गया फेरेडे के लिए स्टैंड कर रहा है, और कंबशन ऑफ ब्यूटेन करा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन रिएक्शन देख लेते हैं कंबशन ऑफ ब्यूटेन। तो ये हो गया C4H10 प्लस आपके पास कितना हो जाएगा O2, और ये आपको दे देगा क्या CO2 प्लस ऑफ H2O, राइट। कंबशन ऑफ ब्यूटेन की रिएक्शन यही होती है, उसमें अपन अब इसको बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना जाएगा 4CO2, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स है 10, तो यहाँ पे कितना हो गया 5, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया आपके पास 8 + 5 13, तो ये हो गया 13/2, राइट। अब इसके लिए अपन डेल्टा जी नॉट की रिएक्शन लिख लेते हैं। तो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे पास हो जाएगा डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट, सिग्मा डेल्टा जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट, राइट। अब यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो अपन ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है ये तो ऑलरेडी अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, तो इसका तो 0 रहेगा। और बाकी अपन बात कर लेते हैं, अपन को क्या चाहिए, द वैल्यू ऑफ x चाहिए, और यहाँ पे सेल पोटेंशियल आपको इतना दे रखा है।
ठीक है। तो अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास कितना हो गया, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोडक्ट में CO2 की। तो CO2 आपके पास गिवन है कितना, डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया है -394। तो ये आपके पास हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय, ये आपके पास हो जाएगा -394, ठीक है। और सेकंड आपके पास क्या है, आपके पास क्या है H2O। तो H2O आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे गिवन है आपके पास H2O 5 मोल्स है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय आपके पास कितने हो जाएंगे, आपके पास हो गया -8, 5 मल्टीप्लाई बाय आपके पास हो गया -237, राइट। माइनस ऑफ ये आपको दिया हुआ है अगली साइड कौन सा हो जाएगा, ये तो एलिमेंटरी फॉर्म की वजह से 0, और यहाँ पे 1 मोल है ब्यूटेन के, और ब्यूटेन का आपको दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 18। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -18। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास डेल्टा G नॉट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी, -2743, राइट। आपसे सेल पोटेंशियल पूछा है, तो सेल पोटेंशियल की बात करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा G नॉट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू -NF E नॉट ऑफ सेल। अब देखिए क्या आपके पास G नॉट ऑफ द रिएक्शन है, ठीक है, लेकिन ये किस में यूनिट आ रही होगी आपकी, किलो जूल में, और अपन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपन यूनिट्स देखें तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो अपन को किस में चाहिए होगा, जूल में। तो ये कितना 2743 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 जूल हो जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पे अपने पास एक ही ये अपन को पता करना है E नॉट ऑफ सेल, और N अपन को पता हो तो ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके अपन आंसर निकाल सकते हैं। तो इस रिएक्शन में हमारे पास N कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे अगर अपन कार्बन की बात करें तो कार्बन यहाँ पे आपके पास कौन सी स्टेट में है, ये आपके पास हाइड्रोजन पे कितना होता है +1, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 4x + 10 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू -2.5। क्या बात क्लियर। अब यहाँ पर ये कितना है, -2.5 से किस पे जा रहा है, यहाँ जा रहा है +4 पे। क्या बात क्लियर है। तो ये आपके पास कितना हो गया, ये हो गया 4 -2.5, तो ये आपके पास कितना हो गया 6.5। ये है 6.5 पर है पर एटम। तो n की वैल्यू अपन पर मोल पे देखें तो आपके पास कितना हो जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ पे n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 26। तो अगर n की वैल्यू 26 है तो ये अपन यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये कितना हो गया -2743 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 इज इक्वल टू n की वैल्यू -26 है, तो माइनस फॉर्मूले वाला -26 मल्टीप्लाई बाय f मल्टीप्लाई बाय E नॉट ऑफ सेल। अब अपन को आंसर कौन से फॉर्मेट में लाना है, x/f इंटू 10 की पावर 3। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो E नॉट ऑफ सेल आपके पास कितना हो जाएगा, भैया माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास हो गया 2743 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय आपके पास 26 है, तो ये 26f हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से E नॉट ऑफ सेल आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास इसको इवेल्युएट करेंगे आप, तो ये आपके पास हो जाएगा 105.5 बाय f मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अपन को यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, x की, तो x यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 105.5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन द सम ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू इन बोहर मैग्नेट्रॉन ऑफ MnBr63- एंड MnCn63-। तो MnBr63- की बात करें तो हम जानते हैं कि Br- जो है वो WFL है, वीक फील्ड लिगेंड है, वो बैक पेयरिंग नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं भाई स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ रहा है, MnBr6 ऊपर 3- की अगर बात की जाए तो बच्चों, अगर इसकी बात की जाए तो इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए कितना है बच्चों, +3 में है। हम जानते हैं 4H2O 3D5 होता है, 4 से 2 गया, एक यहाँ से गया, तो यही आ जाएगा भाई कितना, ये आ जाएगा हमारे पास 2 यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, तो 3D4 ये आ गया कितना भाई 3D4। अगर बात की जाए MnCn6 का, यहाँ से अगर म्यू निकाल दूं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे भाई, नंबर 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें तो ऐसे तो अपने को दिख रहा है कि 4 आएंगे, लेकिन अपन अगर CFT लगा दें, इसमें क्या लगा दें CFT, तो CFT से देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 6 है, तो CFT लगाते हैं। देखिए MnBr6 इधर देखो 0.234 है, Br- है, Br- कैसा है भाई WFL वीक फील्ड लिगेंड है, नीचे वाले को क्या बोलेंगे T2G,
ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, Eg, क्योंकि WFL है तो डेल्टा O कैसा होगा भाई, लो। इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, 1 2 3 4, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 4, म्यू लगा दीजिए, रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 होता है, कितना हो जाएगा भाई, रूट अंडर 4 प्लस 2 कितना हो गया, रूट अंडर 24। रूट अंडर 24 कितना होता है भाई, 4 पॉइंट अपन लिख सकते हैं 90। अगर बात की जाए इसकी MnCN6 3- तो हम जानते हैं साइनाइड आयन जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बैक पेयरिंग करा देगा। बैक पेयरिंग से देखते हैं कैसा होता है। Mn, इसमें भी Mn जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हमारे पास है MnCN6 ऊपर है 3-, इसमें Mn+3, Mn+3 की कहानी वही है भाई, 4s2 3d5, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, ये कितना हो गया भाई 3d4। अगर हम देखें तो 3d4 यही है क्या भाई, देखिए 1 2 3 4 3d4 है। यहाँ पर साइनाइड आयन है, साइनाइड आयन कैसा है भाई, SFL है WFL, हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। नीचे वाले को बोलेंगे T2G, ऊपर वाले को बोलेंगे EG। इसमें देखिए ये हो गया T2G और ये हो गया EG। अब इसमें फिल कीजिए 1 2 3 4, ये 4 हो गया। लेकिन ये हम जानते हैं WFL है तो इस तरह से तो फिल नहीं हुआ, क्योंकि डेल्टा O क्या है भाई, हाई है क्या, ये रॉन्ग तरीका है। अपन क्या करेंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे ही आएगा क्या, क्योंकि डेल्टा O हाई है ना भाई, डेल्टा O हाई है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन नीचे ही आएगा क्या। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए भाई, 2, तो इसमें रख दीजिए। म्यू की वैल्यू अगर निकाला जाए तो आ जाएगा 2 × 2 n × n+2 है तो 2 × 2 + 2, ये आ गया √8। अगर इसकी वैल्यू देखें तो कितना आ जाता है भाई, इसका √8 का कितना हो रहा है 2.84। अगर इसमें देखें तो कितना आ जाएगा भाई, ऐड कर दीजिए क्योंकि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को ऐड बोल रहा है। तो देखिए कितना है 4.90 और 2.84 ऐड कीजिए, 4 7 और 7.74 BM इसका करेक्ट आंसर है। क्या मेरी बात क्लियर है भाई, क्या है 7.74 BM इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर, चलिए हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 16, अ लीनियर ऑक्टासैकराइड मोलर मास गिवन है 1024 ग्राम पर मोल, ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस 3 मोनोसैकराइड राइबोस, 2 deoxyribose and glucose. The amount of deoxyribose formed is 58.26% of the total amount of the monosaccharide produced in the hydrolyzed product. The number of ribose unit present in one molecule of octasaccharide is. तो देखो बच्चों इसमें करना क्या है, हमें एक ऑक्टासैकराइड यहाँ पर गिवन है, ये देखो ये ऑक्टासैकराइड है, इसका जो मोलर मास गिवन है वो दे रखा है 1024, ठीक है 1024 इसका मोलर मास यहाँ पर गिवन है। उसके बाद कह रखा है कि अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस करें तो बस यहाँ पर एक चीज समझने का ये है, ऑक्टासैकराइड है तो इसके हाइड्रोलिसिस के लिए यहाँ पर 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होंगे, मीन्स वाटर के 7 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद ये रखा है जो प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है वो बन रहा है कौन कौन सा, एक बन रहा है राइबोज, एक दे रखा है 2 deoxyribose और एक दे रखा है यहाँ पर ग्लूकोज, ठीक है। देखो बच्चों ये क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल का गिवन है एंड जिसने RNA DNA भी पढ़ा होगा वो ये क्वेश्चन बना पाएगा, बिकॉज ये वाला जो कंपाउंड है ये हम RNA DNA में पढ़ते हैं, डेफिनेटली हमको पता है कि ये वाला जो कंपाउंड है वो DNA में प्रेजेंट होता है। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या दे रखा है, इसमें ये दे रखा है कि जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये सारे कंपाउंड बनेंगे और उसके अंदर भी अगर आप ठीक से देखें तो इसमें दे रखा है द अमाउंट ऑफ 2 deoxyribose इज 58.26, मतलब जो टोटल ये बन रहा है उसका टोटल का जो मोलर मास है उसका 58.26 ये है। तो पहले हम क्या करें कि इस पूरे का हम मोलर मास निकालें, कैसे होगा, वो होगा ये, इसका हमें दे रखा है 1024, ये तो हमें गिवन है, ठीक है दे रखा है 1024,
एंड 7 इंटू H2O का जो मोलर मास होता है वो होता है 18। तो ठीक है, 1024 प्लस 7 इंटू 18, अगर ये हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है अराउंड 1150, ठीक है, ग्राम पर मोल। ठीक है, चलो ठीक है, ये आया 1150। अब इसमें देखो हमें ये इसका टोटल इसका ग्राम है, और ये बता रखा है कि इसका ये जो मास दे रखा है वो दे रखा है इस टोटल का 58.26। तो अगर हम इसका 1150 का 58.6% अगर निकालते हैं तो ये आता है अराउंड 670 ग्राम। ठीक है, तो टोटल मास का 670 ग्राम जो आया वो किसका आया, डीऑक्सी राइबोस का। तो रिमेनिंग जो दो कंपाउंड बच रहे हैं, एक बच रहा है राइबोस, एक बच रहा है ग्लूकोज। अब हमें इसका ग्राम में अमाउंट निकालना है। तो देखो अगर टोटल का 670 ग्राम इसका है तो रिमेनिंग क्या होगा, तो क्या करेंगे 1150 में से अगर हम 670 लेस करें तो ये अमाउंट करीब आता है 480 ग्राम। तो कहने का मतलब है कि जो 480 ग्राम आया ये इसमें कौन कौन इंक्लूड है, इसमें राइबोस भी है और ग्लूकोज भी है। अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि राइबोस का इसमें ऑक्टासैकेराइड में कितना यूनिट प्रेजेंट है, एंड आप ठीक से देखेंगे तो राइबोस का यहाँ पर हमें मोलर मास दे रखा है एंड ग्लूकोज का भी दे रखा है, एंड इन टोटल का जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 480 ग्राम। तो यहाँ पर देखो अगर 480 में से, अब देखेंगे आप 480 में से अगर हम ग्लूकोज का अमाउंट लेस करते हैं तो ये आता है समथिंग 300 ग्राम। ठीक है, 300 ग्राम ये किसका आया, ये आया राइबोस का। आप फिर से देखिएगा 2-डीऑक्सी राइबोस का अमाउंट कितना आया, 670 ग्राम। ठीक है, ग्लूकोज का यहाँ पर दे रखा है, इसको हमने इसमें से लेस करा तो हमें मिला 300 ग्राम। 300 ग्राम यहाँ पर जो हमें मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, राइबोस का। और राइबोस का जो हमें दे रखा है मोलर मास वो दे रखा है 150। तो भाई 300 को अगर हम यहाँ पे 150 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 2। तो सिंपल सा आंसर ये है कि जो राइबोस यहाँ पर है उसका टोटल 2 यूनिट प्रेजेंट होगा। तो सेट जो इसका आंसर है वो है 2 यूनिट। हाँ तो बच्चों ये था पेपर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मुझे पूरी उम्मीद है आपका पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट।